दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज दोस्तों डेली करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 27 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोग छुट्टी पे चल रहे थे। एक्चुअली क्या था कि आप सभी को पता होगा कि दशहरा का त्यौहार था जिसमें हर कोई अपने घर को जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं काफ़ी दिन से अपने घर नहीं जा पा रहा था, ठीक है, और इस पूरे लॉकडाउन में रुका था। तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा समय परिवार वालों को भी देना चाहिए, इस वजह से मैं घर चला गया था और आपकी छुट्टी थी, ठीक है। तो सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन जो है मैंने अपनी क्लासेस ब्रेक रखा। कोई बात नहीं, आगे कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हमारे सामने है 27 अक्टूबर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों आज का जो प्रश्न मुझे मिला है, मुझे लगा कि 2-3 दिनों में बहुत कुछ बदला है, ठीक है। और जो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर हम लोग डिस्कशन करने चलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपकी पढ़ाई अधूरी है, ठीक है। जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए ताकि पढ़ने पढ़ाने दोनों में और भी ज़्यादा मज़ा आ पाए। चलो पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन आपको इत्मीनान से पढ़ना है, समझना और उत्तर देना है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके सिविल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि परीक्षा में जिस तरह का प्रश्न आता है उस ट्रेंड पर हमें थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कथन कारक दे रहा है, कुल 4 कथन है। पहला कथन लिख रहा है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020, ठीक है, जिसे शोगा नाम देते हैं, HEI द्वारा एक नया वैश्विक अध्ययन जारी किया गया, एक रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। तो आपको बताना कि उस रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। लिख रहा है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के अनुसार भारत में 1,16,000 से अधिक शिशु उच्च कण पदार्थ। ये उच्च कण पदार्थ क्या है? अक्सर दोस्तों हम लोग न्यूज में या चर्चा में सुनते रहते हैं कि पार्टिकुलर मैटर, यानी जो पीएम होता है ना, पीएम, आपने नाम सुना होगा। जब कभी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो आप सुनते हो पार्टिकुलर मैटर, इस तरह का कोई नाम सुनते हैं। एक्चुअली पता क्या होता है, ये हवा में तैरते हुए छोटे छोटे कण होते हैं, और जब हवा में ऐसे कणों की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वायुमंडल इतना धूमिल हो जाता है कि व्यक्ति को नजदीक की चीज भी क्लियर दिखाई नहीं देती। ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि वायुमंडल क्लियर नहीं होता। इस वजह से आपने देखा होगा कि इस बार जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, सारी गतिविधियां बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गए, जितने भी कंपनियां थी वो बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, रोड पे गाड़ियां चलनी बंद हो गई। तो वायुमंडल जो प्रदूषित हो रहा था उसका प्रदूषण स्तर भी क्या हो गया, कम हो गया। जिसकी वजह से आपने सुना होगा कि कई ऐसे स्थान जहां से हिमालय पर्वत नहीं दिखते थे और उस स्थान से हिमालय पर्वत दिखने लगे। क्यों? क्योंकि वायुमंडल से ये पार्टिकुलर मैटर क्या हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। तो उसी पार्टिकुलर मैटर की बात करें, ठीक है, इसको पीएम बोलते हैं, ठीक है, पार्टिकुलर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है, वो यही है, ठीक है। कह रहा है कि इस पीएम की वजह से, पीएम मतलब प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएम तो हमारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और सब लोग सम्मान से उनका नाम लेते हैं। तो याद रखेगा, यहां पार्टिकुलर मैटर की बात कर रहा है उसकी वजह से 1,16,000 से अधिक शिशु, ठीक है, क्या हो गए, अपने पहले महीने में ही मृत्यु को प्राप्त कर चुके, यानी जीवित नहीं बचे। क्या ये सत्य है? क्या यह सत्य है कि इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल की वजह से 1,16,000 बच्चे अपने जन्म के पहले महीने में ही डेथ कर गए? ये ऐसा ही रिपोर्ट कर रहा है। दूसरा कथन देखिए, कह रहा है कि रिपोर्ट शिशुओं पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का यह पहला अध्ययन है। अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आती थी, पहली बार भारत में इस तरह की रिपोर्ट आई है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कथन तो बिल्कुल सत्य है, तीसरा वाला। बाकी दूसरा और पहला आपको सोच के बताना है। चौथा लिख रहा है कि पार्टिकुलर मैटर के कारण भारत में शिशु की कुल मौतों में से आधे से अधिक आउटडोर पीएम 2.5 के कारण, और शेष जो है वो लकड़ी या लकड़ी का कोयला या गोबर या इस तरह के जो भी ठोस ईंधन हम लोग खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से शिशुओं की मृत्यु दर बढ़ी हुई है, ठीक है। तो यहां दिए गए दोस्तों चारों कथन बिल्कुल सत्य हैं, इसको याद रखेगा। पहली बात याद रखेगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस तरह का आंकड़ा पहली बार आया। तो जब कोई कार्य पहली बार होता है तो मुझे लगता है यार कि उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इस वजह से मेरा भी ध्यान गया। और दूसरी बात कि पार्टिकुलर मैटर के ऊपर इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार की गई कि छोटे छोटे बच्चों की इतनी ज्यादा संख्या में मृत्यु हुई, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहां दिए गए चारों कथन क्या है, वो बिल्कुल सत्य। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है, और बाकी सारे कारण आपको पता ही होंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ और भी चीजें दे रहा है। कह रहा 2019 में लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से भारत में हार्ट अटैक,
मधुमेह यानी डायबिटीज, फेफड़ों के कैंसर, नवजात रोग आदि से लगभग 1.67 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई, यानी लगभग 16,70,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जो किसी न किसी वजह से प्रभावित थे। उसमें सबसे मेन प्रभाव जो था वो वायु प्रदूषण कारण रहा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। वर्ष 2019 में सबसे अधिक ओजोन जोखिम वाले शीर्ष 10 देशों में से भारत क्या था? टॉप 10 में से पहला था, पहला नहीं कह सकते, टॉप 10 में था। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण मृत्यु के सबसे बड़े जोखिमों में से कारणों में से एक है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। बाकी जो आप HEI पढ़ रहे थे वो उसका नाम है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी इंस्टीट्यूट ने अभी ये रिपोर्ट जारी किया। जिनको और भी डिटेल में पढ़ना वो इस PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला कदम बताइए। कर हाल ही में गांधीनगर में भारत का सबसे बड़ा हृदय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। कहां पर? गांधीनगर में। आपको बताना है कौन सा कथन सर। अच्छा, ज्यादा लोगों को लग रहा होगा सर जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहां पे कर दो 1, 2 और 3 सत्य है। ठीक है, हालांकि 1, 2, 3 का ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप कहोगे सर पहला और दूसरा ही सही है, यही मान लेते हैं। जबकि आपका अब इतना सोच लियो तो ऑप्शन क्या है आपका? सही हो नहीं सकता है। ठीक है, और ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता, दोनों ऑप्शन आपका गलत है। तो कभी इस तरह से तुक्का मत मारिए, चीजों को देखिए समझिए पहले। ठीक है, लिख रहा है कि हाल ही में गांधीनगर, गांधीनगर कहां है दोस्तों? ये गुजरात में है। कह रहा गांधी में भारत का सबसे बड़ा हृदय अस्पताल खुला है। ठीक है, तो दोस्तों ये पहला कथन थोड़ा सा गलत दे रहा है। ठीक है, ये जो हृदय अस्पताल खुला है गांधीनगर न खुल करके वो खुला अहमदाबाद में। कहां खुला है? अहमदाबाद में खुला। तो ये आपका पहला वाला कथन क्या हो जाएगा यहां पर? जो है गलत हो जाएगा। दूसरा कथन लिख रहा है कि सोमनाथ, सोमनाथ ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है यहां पर, ये भी गुजरात में है। कह रहा है सोमनाथ में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया, ये सोमनाथ में किया गया है। क्या ये कथन सत्य है? जल्दी से सोच के बताइए क्या कथन सत्य है। और तीसरा कथन लिख रहा है दोस्तों कि इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की गई। आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर पहला वाला तो गलत हो गया और दूसरा और तीसरे में से तीसरा सत्य, दूसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो सोमनाथ मंदिर दे रहा है दोस्तों, ये रोपवे सोमनाथ मंदिर के पास में नहीं बनाया गया है, ये जूनागढ़ के पास में बना है। कहां पर बना है? जूनागढ़ के पास में बना दोस्तों। वहां पर आपने नाम सुना होगा एक झील के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कहां जब एंशिएंट काल की बात करते हैं, अरे आपने पढ़ा होगा क्या नाम था राजा रुद्रदमन का। ठीक है, कि उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीर्णोद्धार कराया और आपके अशोक ने जीर्णोद्धार कराया। क्या नाम था? गिरनार की झील। ठीक है, वो जूनागढ़ के पास में, तो वहां पर सबसे लंबा ये मंदिर का रोपवे बनाया गया। ठीक है, और बाकी जो मैं हृदय अस्पताल की बात कर रहा हूं वो बना अहमदाबाद में। बाकी किसानों के लिए सूर्योदय योजना लाया गया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन तीनों कार्यक्रम में वो शामिल रहे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। या कह सकते हैं कि अभी हाल ही में गुजरात में उन्होंने किन 3 चीजों का उद्घाटन किया, तो वो 3 बातें यही थी। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, फिलहाल एक बार देख लेते हैं डिटेल में। अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा हृदय अस्पताल और गिरनार में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भारत के सबसे बड़े हृदय अस्पताल का आधारशिला रखा। उन्होंने अहमदाबाद में सिविल अस्पताल परिसर में टेली कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। और जूनागढ़ के गिरनार में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे कितना? तो 2.3 किलोमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है? तो 900 मीटर है, उसको भी राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, तो इस तथ्य को याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कथन कारक पढ़िए। भूटान की मंगदेछू, मंगदेछू, ठीक है ध्यान से पढ़िएगा। भूटान की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन द्वारा ब्रूनल मेडल 2020 से सम्मानित किया गया। आप कहोगे सर ठीक है, कहीं कहीं पर अच्छा देखिए मैं इसका नाम बता दूं। ठीक है, कहीं कहीं पर मंगदेक्षु लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पर मोंगादेक्षु लिखा हुआ है। ठीक है, मोंगादेक्षु, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, आपको समझना है इसका मतलब। ठीक है, तो ये मंगदेक्षु मोंगादेक्षु जो है ये पहले प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों? पहले सर ये बता दीजिए। इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है कि भूटान में एक जल विद्युत परियोजना थी जो भारत के सहयोग से बनाई गई। ठीक है, इसमें पूरा सहयोग भारत ने दिया और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए यहां पर भारत में खर्च किए। 700 से 800 करोड़ के आसपास जो है यहां पर इन्वेस्टमेंट लगा रखा था भारत ने। और उस योजना को ब्रिटेन में इंजीनियरिंग की पर्पज से जो है सबसे विशिष्ट श्रेणी में रखा गया और जो उसको शामिल भी किया गया। ठीक है, वहां पर उसको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अब बताओ अगर भारत की सहयोग से परियोजना बनी है तो इंपॉर्टेंट बनता है कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो याद
रखेगा भूटान की मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन द्वारा ब्रूनल मेडल 2020 से सम्मानित किया गया। पहला कथन सही है। दूसरा लिख रहा है भारत के सहयोग से बना है। तीसरा लिख रहा है नेपाल के मंगदेचु नदी पर है। नहीं, मंगदेचु नदी दोस्तों नेपाल में नहीं है। मंगदेचु नदी कहां पर है? ये भूटान में। तो तीसरा वाला तो गलत हो गया आपका। पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आया? आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं, इत्मीनान से देखते जाओ, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, देवीरा की भारत भूटान में भारत सहायता प्राप्त मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को ठीक है यहां पर ब्रिटेन के इस इंजीनियरिंग निकाय के द्वारा सम्मानित किया गया। कह रहा भूटान में भारत सहायता प्राप्त मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को ठीक है यहां के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 720 मेगावाट की यह परियोजना है जो मंगदेचु रन ऑफ रिवर पावर परियोजना पर जो है भारत ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से कथन दे रहा है, पहला कथन दूसरा कथन। भारत को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्टकट में ILO कहते हैं, ठीक है, तो कह रहा ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है। 35 साल बाद जाकर के भारत को यह अध्यक्षता प्राप्त हुई है। बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, तो पहला वाला कथन सत्य है और इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अरे यार, 35 साल बाद कहीं पर भारत को शासी अध्यक्ष बनाया जाता हो तो वो हमारे लिए गर्व की बात है कि नहीं, क्योंकि ये कोई आम ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इंपॉर्टेंट तो है ना, तो इसको ध्यान रखेगा। कथन 2 लिख रहा है कि श्रम और रोजगार सचिव जिनका नाम है राजीव गौबा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो क्या यह कथन सत्य दे रहा है? तो दोस्तों यहीं पर जो है क्वेश्चन क्या कर दिया है? असत्य दे दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर राजीव गौबा का नाम नहीं आएगा। याद रखिए, श्रम और रोजगार सचिव कौन है? अपूर्वा चंद्रा। क्या नाम है? तो याद रखेगा अपूर्वा चंद्रा है। अपूर्वा चंद्रा को याद रखेगा, यहां पर राजीव गौबा नहीं होगा। बाकी का जो दे रहा हिसाब किताब वो सही है। तो पहला वाला कथन तो सही हो गया, दूसरा कथन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो केवल एक वहां पर सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ILO में भारत को अध्यक्षता करने का मौका 35 साल बाद मिला है और श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और ये अपूर्वा चंद्रा जो है महाराष्ट्र कैडर से बिलोंग करते हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुख्यालय इसका जेनेवा में है। ILO का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। ठीक है, अच्छा, ये प्रश्न हिस्ट्री से है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और इस बार हिस्ट्री में यह प्रश्न अपडेट होकर आपके सामने आने वाला है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादों के उपयोग से संबंधित कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है? दोस्तों अभी तक आपने सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के प्रमाण ही नहीं मिले। मिला है क्या? नहीं सुना ना? ठीक है, आपने सुना सभी जीव जंतुओं के प्रमाण मिले, गाय के प्रमाण नहीं मिले। दो ऐसे जीव थे जिनके बारे में चर्चा नहीं मिली, एक गाय का, एक घोड़े का। लेकिन बाद में घोड़े के बारे में पता चला कि घोड़े की अस्थियां जो हैं वो प्राप्त हुई हैं सुरकोटदा से। घोड़े के दांत प्राप्त हुए राणा हुंडई से। पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा है, बहुत लेट चल रहे हो। ठीक है, पूरी हिस्ट्री जो है और ज्योग्राफी का लो, पॉलिटी का लो, जितने भी विषय हैं, साइंस का लो, पॉलिटी का लो, हिंदी का लो, सब कुछ स्टडी 91 पर डिटेल में पढ़ाया गया। बिना किसी पैसे को खर्च किए आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो दे रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक नया स्थल खोजा गया है जो डेयरी उत्पादों से संबंधित जो है उपयोगों को दर्शाता है और उस स्थान का नाम बताना। लिख रहा है सुतकांगेडोर, दूसरा लिख रहा है महसान राणा, तीसरा दे रहा है लूड़ावली, चौथा दे रहा है कोटड़ा भादली। तो आपको बताना इसमें से सत्य ऑप्शन का। सर सबके सब ऑप्शन ऐसे ही नजर आ रहे हैं जैसे लग रहे हैं ये आज के हैं ही नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय के ही ऑप्शन है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों कोटड़ा भादली। ठीक है, कोटला भादली याद रखिएगा। अब हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ दे कि डेयरी उत्पादों के उपयोग से संबंधित स्थल कौन सा भी हाल फिलहाल में खोजा गया, तो क्या बताएंगे? कोटड़ा भादली। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेगा। बाकी 1920 के 20 से 21 के दौरान जो इसकी खुदाई हुई थी वो सब आपको पता है, कार्बन 14, कार्बन 16, कार्बन 18 तमाम विधियां यहां पर प्रयोग की गई। ठीक है, और बाकी सब जानते कर अध्ययन में दूध को उबालने और सेवन करने और गर्म दूध या दही के उपयोग के संकेत मिले जो उस जमाने के संकेत प्राप्त होते हैं। अगर दूध था इसका मतलब है गाय थी। ठीक है, प्रमाण मिले ना मिले अलग बात है। कह रहा है स्पष्ट रूप से पनीर या दही का पता ऐसा कुछ नहीं लग सका है, बट हाँ कह रहा है यह भी पाया गया कि गाय और भैंस ने बाजरा खाया
खाया और भेड़ और बकरियों ने घास और पत्ते खाए थे, कुछ इस तरह की जानकारियां प्राप्त हुई। यह दर्शाता है कि पशु और जल भैंस संभवतः दूध के लिए उपयोग किए जाते थे और जो बकरी और भेड़ होता था वो संभवतः मांस के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बाकी सिंधु घाटी जो सभ्यता है कांस्ययुगीन सभ्यता है और बाकी आप इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन सा बना है? ठीक है, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है ये कई सारे देशों का एक समूह होता है। ठीक है, तो इसमें अभी हाल फिलहाल में कौन सा देश शामिल हुआ? कभी कभी आपसे ये पूछ देता है कि कुल कितने देश आईएमएफ में, अभी कुल कितने देश हैं? तो याद रखेगा 190 हो चुका है। ठीक है, अभी तक 189 था, अब बढ़कर के संख्या कितनी हो गई? 190 हो गया है। और आखिरी देश जिसे ला करके जोड़ा गया उस देश का नाम है अंडोरा। ये एक यूरोपियन कंट्री है अंडोरा। ठीक है, तो अंडोरा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी मोनाको, लग्जमबर्ग, जिब्राल्टर ये सभी यूरोपियन कंट्री ही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यूरोपियन मतलब यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाले ये सभी देश हैं, तो अंडोरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 190 नंबर का जो है सदस्य देश बना है। अंडोरा जो है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा देश है, एक माइक्रो स्टेट, बहुत छोटा सा देश है। ठीक है, कह रहा है कि हालांकि ये यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट भी है, सबसे छोटे में भी सबसे बड़ा है। ये आईएमएफ की सदस्यता लेने के बाद अंडोरियन सरकार आईएमएफ की नीति सलाह का लाभ उठा सकेगी क्योंकि देश वर्तमान में कोविड-19 से उत्पन्न संकट से निपटने में लगा है। इसके अलावा यह आईएमएफ द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की वार्षिक समीक्षा यानी हेल्थ चेक करने के साथ साथ तकनीकी सहायता और आईएमएफ की वित्तीय सहायता का भी उपयोग कर सकेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मनुष्यों के शरीर में किस एक नई ग्रंथि की खोज किया है ना? जबरदस्त क्वेश्चन। मैंने कहा तो 3 दिन की छुट्टी के बाद बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, एक नई ग्रंथि की खोज वैज्ञानिकों ने किया है और वो ग्रंथि हमारे लार ग्रंथि से संबंधित है। कहां से? लार में हमने सुना होगा टाइलिन पाया जाता है ना। ये टाइलिन क्या करता है? टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं वापस आ गया हूं तो मैं यूट्यूब पर 2 क्लास और देता हूं, जिसमें से एक क्लास होती है आपके जीके जीएस की। ठीक है, और एक क्लास होती है आपके साइंस की। देखिए क्या है ना, परीक्षा में कुल मिला के 3 ही चीज आने वाला है। ठीक है, और अगर आप हमारी इस 3 सीरीज से जुड़ते हैं, हालांकि जब कभी यहां मैं स्टूडियो में अवेलेबल नहीं होता हूं तो मेरी क्लासेस बंद होती है क्योंकि मुझे खाना पूर्ति करने की आदत नहीं है। नहीं है तो नहीं है तो अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक है, और सही भी है। ठीक है, अगर जैसे आपके साथ होता है ना, अगर आपका मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो फिर जम के यार पढ़ना पढ़ाना है। ठीक है, तो याद रखिए सुबह के 5 बजे जो है आपको मिल जाती करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, तो एकदम फिक्स शेड्यूल होता है इसका। और साइंस की क्लास दोस्तों ये शाम को 5 बजे मिलती है, शाम को 5 बजे। ठीक है, और जीके जीएस की क्लास दोस्तों रात को 9 बजे मिलती है। ठीक है, तो बहुत मजेदार सीरीज है। किसी भी परीक्षा में यही 3 चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। ठीक है, अरे या तो करंट अफेयर आएगा, या तो जीके जीएस आएगा, या तो साइंस आएगा। और अगर आपने ये सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो यार जीके जीएस की टेंशन छोड़ दो, क्योंकि अच्छे से, जैसे अभी मैं आपको यहाँ आराम से समझा रहा हूं ना, ऐसे वहां से भी डिटेल से बातें करते हैं। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि हाल ही में ये जो वैज्ञानिकों ने खोजा है ये क्या है? ये दोस्तों लार ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, लाल ग्रंथि से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि ये लार ग्रंथियों में एक नया, अच्छा आपको पता होगा जो भी ग्रंथियां होती है जोड़ी में पाई जाती है। जोड़ी मतलब इनकी संख्या 2 होती है, तो 2 को एक जोड़ी बोला जाता है। तो एक जोड़ी जो है इसका पता लगा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा ट्यूबेरियल ग्रंथि इसका नाम है। औसतन इसकी लंबाई 1.5 इंच है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सोचो शरीर में सारी चीजें पहले से थी और अब जाके खोजी जा रही। ठीक है, कह रहा ग्रंथियों की जोड़ी की खोज विकिरण प्रेरित दुष्प्रभावों से बचा सकती, जैसे कि खाने, निगलने और बोलने के दौरान जो परेशानियां होती उनसे जो उनके इलाज करने में, या यहां पर गले से संबंधित जो कैंसर होता है उस कैंसर के इलाज करने में हमें मदद मिल पाएगी। ठीक है, कह रहा लार ग्रंथियों की इस नई जोड़ी का वर्गीकरण बहस का विषय है, क्योंकि यह या तो छोटी ग्रंथियों का एक समूह है, या कोई प्रमुख ग्रंथि है, या फिर अलग से कोई अंग है, या फिर अलग से कोई अंग प्रणाली का हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, अभी इस पर चर्चा होना बाकी है। कह रहा है ये लार ग्रंथियां क्या करती हैं? लार का उत्पादन करती हैं, और जो लार होते हैं ये भोजन को गीला करके उसको अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पूरी बायोलॉजी आपको मुफ्त में पढ़ाएगी, आप जाइए और देखिए। ठीक है, बायोलॉजी 2 सेगमेंट में, एक कॉपी पे पढ़ाया है मैंने जहां पर पूरी बायोलॉजी है, एक बायोलॉजी डिजिटल क्लास के रूप में पढ़ाया है, वहां पे भी 15-16 लेक्चर ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आप जाइए देखिए आराम से। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने पीएम
स्वनिधि योजना के तहत ऋण के आवेदन, ऋण के अनुमोदन और ऋण के संवितरण माने लोगों को वितरित कर देना, ठीक है, में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मतलब लोन देने में पहला स्थान किसका है, किस योजना के तहत, तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत, ठीक है। इस 2020-21 का आंकड़ा पूछ रहा है, तो इसमें पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, जिसने सबसे ज्यादा क्या किया है, यहां पर आवेदन भी लाया है, अनुमोदन भी लाया है और संवितरण भी लाया, मतलब वितरित करने का है, ठीक है। करा यूपी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण के आवेदन, अनुमोदन और संवितरण में प्रथम रैंक हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर यानी आत्मनिर्भर जो अभी योजना चल रही थी, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उनके लिए 10-10 हज़ार रुपए मुहैया कराने की बात चली थी, सब पढ़ाया गया आपको, ठीक है। तो उस योजना के तहत इसमें कई लोगों को जोड़ना था और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो ऋण स्वीकृत किया है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उसमें भी यूपी के जो 7 शहर हैं भारत के टॉप 10 में शामिल हैं, जिसमें 3 हैं, वाराणसी है, आपका लखनऊ है और अलीगढ़ है। इलाहाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर ये अन्य शहरों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बाकी आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। भारत और यूएन, ठीक है, भारत और यूनियन बोले तो यूनाइटेड नेशन। चलिए क्या संबंध बता रहा है, करा अपोस्टल हिस्ट्री पर दार्शनिक प्रदर्शनी का उद्घाटन कब किया गया। दोस्तों आपको पता है हर साल 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाया जाता है। क्यों, पहली बार संयुक्त राष्ट्र इसी दिन जो है दुनिया के सामने आया था, इसका बर्थडे है ऐसे समझ लो, ठीक है। तो केक वेक काट लेते हैं, तो भारत ने ये चीज स्टार्ट किया, ठीक है। 24 अक्टूबर को कुछ और भी मनाया जाता है, बताएं क्या, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों पोलियो दिवस। क्या मनाया जाता है, पोलियो, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पोलियो दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इस बार संयुक्त राष्ट्र की कौन से नंबर की वर्षगांठ थी, कभी ये भी परीक्षा में आ सकता है, तो 75वीं वर्षगांठ थी, इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1945 में इसको स्टार्ट किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर इसको जो है स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1948 से इसका बर्थडे मनाए जाने की प्रथा एक जो है चल रही है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कह रहा भारत और यूएन अपोस्टल हिस्ट्री पर दार्शनिक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत और यूएन की इस प्रदर्शनी का अनावरण किया था, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विकास सूचना दिवस। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अभी मैंने बताया कि यूएन दिवस और पोलियो दिवस ये दोनों सेम डे मनाया जाता है, जबकि आपका विश्व विकास सूचना दिवस ये भी आपका 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो एक एक दिन में आपको 3-3 दिवस मिल गया, तो इसको भी याद रखेगा। विश्व विकास सूचना दिवस ये भी आपको 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। इसी तरह से आगे आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्टडी 91 पर आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया जाता है और साथ ही साथ आपको टेस्ट देने का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।